अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान। ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला वर्किंग डे है और खबरें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अब ये एग्जैक्टली इख्तलाफात हैं या फिर हिस्से की लड़ाई है कि किसको क्या मिलेगा। ये लड़ाई अब अनफर्ल होती हुई नज़र आ रही है। इतलात ये भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी मुलाकात होगी, बड़ी जल्द होगी या शायद अब जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हों उस वक्त इस मुलाकात का जो है वो किसी भी वक्त आगाज़ हो जाए और इस मुलाकात में इन इख्तलाफात जिनको कहा जा रहा है, जिसको हिस्से की लड़ाई भी कहा जा सकता है, उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन जो लफ्जी गोलाबारी है वो किस तरीके से चल रही है। हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू करना बंद कर दे। हनीफ अब्बासी ने क्या कहा, सुनिए। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर अब ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि आपको जब भी मौका मिलेगा और वहाँ से मौका मिलेगा तो फिर आप हमारी पीठ में खंजर घोंप देंगे। और पीपल्स पार्टी से जब आप बात करें तो वो कहते तो ये हैं कि उनको बजट पर एतराज़ात हैं, उनसे मशावरत नहीं की गई। और लतीफ़ा ज़बान ज़द आम है कि शहबाज शरीफ साहब से भी मशावरत नहीं हुई। इस बजट के हवाले से हुकूमत के पास स्पेस ही नहीं थी। IMF का डिक्टेटेड बजट है जो कि पेश किया गया है और ये भी तय नहीं कि यही बजट हतमी है, बल्कि IMF के साथ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए कोई सप्लीमेंट्री बजट में नहीं, बजट जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। ये बातें चल रही हैं, चैमगोइयाँ हैं, स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन इसी दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से जिन मुआशी मुहंदिसीन के सपुर्द है ये जिम्मेदारी के पाकिस्तान की डोलती नाव को, मईशत की डोलती नाव को संभालें, उनका क्या ख्यालात हैं, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है उसमें हम बहुत काम कर भी चुके हैं, लेकिन मेरी चेयरमैनशिप में उन्होंने ये कमेटी बनाई है। हम इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 महीने में उनको अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं पेश करेंगे कि किन मिनिस्ट्रीज को हमने जो है बंद करना है, किन डिपार्टमेंट्स को हमने जिम करना है। एज आई सेड, ही डिडंट इवन वांट टू वेट फॉर दैट रिकमेंडेशन। उन्होंने PW को तो पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें नज़र आ रहा है कि करप्शन उस लेवल पे पहुँच चुकी है जिसकी वजह से अवाम का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। जो लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलने दिया जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। तो वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेंगी, जब ही जो है ये मुल्क चल सकता है, वरना शायद इस मुल्क की मईशत को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। लेकिन जो जानने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का मसला इस वक्त जो है वो बजट नहीं है बल्कि कुछ और है। और इसका इजहार मेरे अपने प्रोग्राम में नदीम अफजल चंद साहब कर चुके। यूसुफ रजा गिलानी जो हैं उन्होंने इस बात का इजहार और दीगर रहनुमाओं ने किया कि उनको स्पेस चाहिए पंजाब में। अब वो किस किस्म की स्पेस चाहते हैं ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर बताने से इनकारी है। वो नहीं बताते कि एग्जैक्टली उस स्पेस का क्या मतलब है। लेकिन हसन मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज हनीफ अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने माइक संभाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन है। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी मुस्लिम लीग नवाज जेल में होती। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बल्कि अडयाला जेल में होंगे। और इसी तरह ये लफ्जी गोलाबारी जो है वो बढ़ती जाती है। और फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा वो रिएक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग बंद करे। हम अकेले नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी अडयाला जेल जाएगी। सास बहू का ये रिश्ता, ये लड़ाई है या नूरा कुश्ती है, इस मामले के ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन साथ ही जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उनमें
मुबैना धांधली और धांधली के इल्ज़ामात का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने साथ फॉर्म 45 के थद्दे उठाकर फिर रही है और इस तमाम मामले पर तहकीकात के इन इल्ज़ामात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के तरीक़ाकार दो ही हैं। एक मामला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त तक इस मामले पर कोई कमीशन बनाने के ऊपर जुम्बिश नज़र नहीं आती। तो जो असल मामला, जो तरीक़ाकार है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून में दर्ज है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जहाँ पर इंतखाबी उज़रदारियों का मामला देखा जाएगा। अब इंतखाबी उज़रदारियों के लिए तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह था, सबको मालूम है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ख़त लिखेगा, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मशावरत करेगा, चीफ जस्टिस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के नाम देंगे और ये मामला लाहौर के हद तक इस तरीके से अनफोल्ड हुआ कि लाहौर के चीफ जस्टिस ने जो नाम भिजवाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये नाम नहीं बल्कि हमें 20 नाम दिए जाएं, एक पूल दिया जाए और हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शंस के उज़रदारियों को सुनने के लिए कौन ट्रिब्यूनल बनेगा। ये मामला भी चल रहा था। सलमान अकरम राजा ने अप्रोच किया लाहौर हाई कोर्ट को, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम का फैसला आया कि जो 6 जजेस के नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब ने भेजे थे उनको 6 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई किया जाए, वरना वो नोटिफाइड तस्वुर होंगे। और फिर वो नोटिफिकेशन भी आ गया और इसी दौरान एक ऑर्डिनेंस लाया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। रातों रात 28 फरवरी की छुट्टी दी गई और 27 और 28 की दरमियानी शब ये बताया गया कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए थे, अब इनकी उज़रदारियों को सुनने के लिए ट्रिब्यूनल ऐसे भी बनाया जा सकता है कि किसी रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का हेड लगा दिया जाए। इस मामले के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको नोटिफाई कर दिया। जो 6 जजेस के नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दिए थे, वो मामला उसके ऊपर उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस इंतहाई अहम मामले की समाअत हुई, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। अगरचे रिमार्क्स की हद तक बात करें तो बड़ी हद तक फेवर जो है वो इलेक्शन कमीशन की होती हुई नजर आई कि ये इस्तेहकाक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के तहत, कानून के तहत ट्रिब्यूनल्स अनाउंस करने हैं। लेकिन क्या ये मामला इतना सादा है? अगर इतना सादा होता तो ये ना होता कि 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई कमेटी है, अब वो इस मामले पर लार्जर बेंच की तश्कील के मामले को देखेगी। अब ये मामला कैसे अनफोल्ड होंगे, पाकिस्तान में जो धांधली का मामला है क्या ये मुअम्मा ही रहेगा? इन तमाम मामला पर आज प्रोग्राम में बात होगी। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शोएब शाहीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, माहिर कानून भी हैं। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून, वो भी मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हसन रज़ा पाशा साहब माहिर कानून, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग्स आपने देखी, व्हाट्स योर टेक के जो धांधली का मामला है बस ये इसी तरीके से चलता रहेगा, अब ये कुछ स्टे आ जाएगा, एग्जैक्टली किस तरफ जा रहा है मामला? देखें, एक है धांधली का तहकीकात कराना, एक है धांधली के ऊपर मट्टी पाओ और धांधली को ख़त्म, धांधली के तहकीकात के ऊपर एक लिहाज से पर्दा पोशी के लिए आज ये पटिशन फाइल हुई थी जो फिक्स थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी भी है, जिसने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने थे, जो कि आज चीफ जस्टिस ने भी उस पर ऑब्जर्वेशन दे दी। अब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाए। ही इज़ ए पार्टी। जो पार्टी होती है वो खुद जज नहीं बन जाती कि क्या फैसला करना है। अच्छा, पंजाब के मामले में तो चलो जी उनका अख्तलाफ चल रहा है। मुझे बताएं, इस्लामाबाद के जिस जज साहब ने, तारिक जहांगीरी साहब ने, जब ये कहा कि जी आप जवाब ले आइए, आज तक जवाब नहीं दिया, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना उन कठपुतली MNAs ने जो हमारे से कहते हैं कि जी हम जीते हुए हैं, हालांकि फॉर्म 45 के मुताबिक 53,000 से मेरे से आ रहे हैं, 45,000 की लीड से बाकी दोनों से वो हमारे लोग जीते हुए हैं और वो लोग हारे हुए हैं। तो इसी तरह मुझे बताएं, ना RO ने जवाब दिया। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये तीनों मिली भगत करके एक ऑर्डर कर देते हैं कि नहीं जनाब, अब हम रिटायर्ड जज जस्टिस शुक्र फराजा साहब को लगा देते हैं, वो हमारी बात मान लेंगे। अगर आपने इस तरीके से आपने तहकीकात भी नहीं होने देनी, अपने जराइम पे पर्दा डालना है, तो ये फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लेने की ज़रूरत क्या थी? आपने अब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को किसने अपॉइंट किया? इन्होंने खुद अपॉइंट किया विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। अब कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाते आप उसके ऊपर
और इल्ज़ाम लगाने की बजाय आप आज उसके ऊपर जा करके कहते हैं कि जी ये अनड्यू हेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जब जस्टिस शहजाद अहमद गेबा साहब ने एक लिस्ट भेजी इनको कि आप 6 जज लगा दें, भाई कंसल्टेशन का मतलब क्या है? उसके ऊपर अल जिहाद ट्रस्ट 1996 में इस पर फैसला हो चुका है कि क्या उसके मतलब है, और उसके बाद कोई दूसरी राय नहीं थी कि आप बना दें। उन्होंने कहा जी एक जज है ना, उसने तहकीकात करनी है, साबित किसने करना है? हमने करना है ना, पटिशनर जो है वो साबित करेंगे। अगर हम जीते हुए तो हम जीत जाएंगे, अगर हम हारे हुए तो हमें हमारी पटिशन डिसमिस हो जाएगी। लेकिन आज आप रिटायर्ड जजेस का सहारा लेने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इस इशू को हश अप करना चाहते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ कि वो जजमेंट सस्पेंड नहीं हुई, और जस्टिस नईम अफगान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा 180 दिन में तो फैसला करना होता है, यानी 6 महीने में। आज 5.5 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं इस सारे इलेक्शन प्रोसेस को। तो मुझे बताएं कि फैसला कैसे होगा? अभी तक तो ये झगड़ा ही खत्म नहीं हुआ कि जनाब जज कौन होना चाहिए। सही। और चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बगैर सही, ये हो ही नहीं सकता कि कोई जज उठ के तो वो कहेगा कि मैं इस केस को चलाऊंगा। सर मैं आपके पास वापस आता हूं। जहांगीर जिदून साहब, मुझे बताइएगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और ऑर्डिनेंस जो है वो 27 मई को जारी किया गया, और उसमें यह कहा गया कि जो 8 फरवरी की मुबैना चोरी है उसकी तहकीकात अब इस कानून के तहत होंगी। अब कानून जिस वक्त बनाया गया वो चोरी का इल्ज़ाम उससे पहले का है। क्या हुकूमत का ये तरीक़ाकार ऑर्डिनेंस लाना इस किस्म का कि रिटायर्ड जज को लगाया जा सकता है, ये बदनीयती नहीं है? शुक्रिया। देखें साहब, ये बदनीति या ना बदनीति तो आप प्रमा फिशाई इस्टेब्लिश करना करता है कि जी इन्होंने रिटायर्ड जज को क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल जब काम कर रहे थे उन्होंने काम जिस तरह भी इन्होंने कहा है कि जी 180 डेज, तो 6 मंथ पीरियड जो है वो इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो इलेक्शन डिस्प्यूट आएगा, जो पिटिशन आएगी, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें फाइनली। तो अगर 6 महीने तक एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं करता, या असल पता है क्या है, जो भी बंदा हारता है या उसको पता होता है अपने केस का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सिर्फ वो इससे ये मकसद लेते हैं कि जितना भी मैक्सिमम डिले कर सकें करें। इसमें किसी पार्टी का क्वेश्चन नहीं है, इसमें किसी का, जो भी हारता है। तो इन दिस केस डिले कौन कर रहा है? इसका केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है तो उसकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है असेंबली की मुद्दत तक फैसला न कर सके, 4-5 साल लगाए। फिर हमने मुतअद्दिद बार देखा है कि जो इलेक्शन पिटीशनें हैं वो अनसक्सेस हो जाती हैं, या अगर डिसीजन होता है तो फिर आगे देखना, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, उधर पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो ये बदनीति होती है कि जो भी आप ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहे हैं, अब ये नहीं कि जो जज लगा रहे हैं वो सारे इनके हक में फैसला करेंगे, लेकिन एक जज अगर केस को इंटेंशनली डिले भी कर देता है ना, तो दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक दिन एक महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक बंदा जीता हुआ है उसको पता है और एक बंदा हारा हुआ है उसको भी इनफैक्ट तो पता होता है। तो जिस तरह एक बंदे के पास केस कमजोर होता है तो वो कहता है जब मैं जल्दी नहीं करता, मैं डिले करता हूँ। जिस बंदे के पास जेन्युइन केस होता है वो कहता है कि जल्दी फैसला हो जाए। ये तो हमारा जो सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका पार्ट एंड पार्सल है कि जो भी पार्टी के पास केस कमजोर होता है वो हरबे इस्तेमाल करता है कि केस किस तरह डिले हो जाए। तो इसमें मैं भी ये भी समझता हूँ कि इसमें एक ये अरबा इस्तेमाल अभी कर रहे हैं कि जिस तरह जस्टिस जहांगीर साहब ने कहा जी आप ये ले आए वो ले आए, तो उन्होंने शायद ये समझा होगा कि ये अभी जल्दी डिसाइड करने वाले हैं, तो इस नुकसान से बचने के लिए या एक फैक्चुअल चीज सामने आने से उन्होंने फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स, और जिन लोगों ने इलेक्शन जितवाए हैं वो इस सारे सिस्टम का निजाम के पीछे हैं, वो ही इस निजाम को चला रहे हैं, वो ही इस इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं। इसमें तो मैं मुतअद्दिद बार हर चैनल पे कह चुका हूँ और बड़ी जरूरत के साथ कहा है, वो कि बड़ी ये पार्टी को या जो लोग करा रहे हैं उनको नागवार चीजें गुजरती हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिन लोगों ने जिनको इलेक्शन जितवाया है असल ताकत तो वही है और वही इलेक्शन कमीशन के पीछे हैं, वही अपने रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं। सही। हसन रजा पाशी साहब ये बताइएगा कि अगर साल 2023 में एक चीज़ जुर्म नहीं थी और वो काम मैंने सरजद किया, आज 2024 में एक कानून बना दिया जाता है कि मुल्क में चोरी करना जो है वो काबिल सज़ा जुर्म है, तो क्या 2023 में की हुई चोरी जो है वो जुर्म तस्वुर होगा? ये किस तरीके से हो सकता है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है जिसकी चोरी का मामला है वो आज मई के महीने में एक ऑर्डिनेंस लाकर कहा जाता है कि नहीं अब इस कानून का इतलाक होगा उस चोरी के ऊपर जो 8 फरवरी को हुई थी? एक तो मुझे आपके इन अल्फाज पे थोड़ा सा एतराज है कि प्री मैच्योर, कि आप इसको जो इलेक्शन के अपील्स हैं
ट्रिब्यूनल्स के पास, उनको आप चोरी का नाम दे रहे हैं। आपको मैं इल्जाम पता की है बात कि- कर रहा हूँ। नहीं, आपको पता है कि हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील होती है और इलेक्शन पिटीशन आती हैं और वो फैसला होती है। डिले होता है या जल्दी होती है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इलेक्शन पिटीशंस को जब तक प्रूव नहीं हो जाती आइदर वे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है ना चोरी कहना चाहिए और ना ये कहना चाहिए कि उसका ठीक इलेक्शन था। बहरहाल जदूर साहब ने जिस तरह फरमाया कि लेटेस्ट स्टेज पे अगर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली ला रहे हैं और रिटायर्ड जजेस का नाम आपने दे दिए हैं, वो बहरहाल कोई मुनासिब बात नहीं लगी। ये बात हजम नहीं हो रही इतनी आसानी से। क्या ये अच्छा होता अगर आपने ये काम करना था तो पहले ही कर देते। आपकी डोमेन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये डोमेन बिल्कुल है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए, लेकिन जब आपने आफ्टर कंसल्टेशन विद रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल्स की तश्कील दे दी तो फिर वो काम चलने दे, स्मूथली चले जाना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे जब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 5 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आप ट्रिब्यूनल्स में विदाउट एनी रीजन तब्दीली लेके आते हैं और रिटायर्ड जजेस को लेके आते हैं, तो फिर क्वेश्चन यकीनन पैदा होते हैं कि ये ऐसा क्यों किया गया है, कहीं इसमें बदनीति का आंसर तो शामिल नहीं है। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक सीरियस बात है, इसको इस स्टेज पे हम एंडोर्स कम अज कम नहीं कर सकते कि जिस अंदाज में ऑर्डिनेंस के जरिए ये चेंज आई है और ये ट्रिब्यूनल्स को चेंज किया जा रहा है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो जब हम सामने रखते हैं, मैं यकीनन मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई जजमेंट नहीं सुना रहा, मैं कोई फोरम नहीं हूं कि मैं इसको खुद से चोरी करार दूं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ये सवाल है कि आप 25 करोड़ अवाम के लिए 60 अरब रुपए लगाकर एक इलेक्शन करवाएं और फिर 60 रुपए की बॉल पॉइंट से नतीजे जो है उसके ऊपर सवालात इतने संगीन उठ जाएं और फिर जब उसकी तहकीकात की बात हो तो ट्रिब्यूनल से भागा जाए, इलेक्शन कमीशन के पीछे पनाह ली जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है वो तमाम मामला धांधली का, उसके इल्जामात का वो किसी तरीके से दब जाए। अगर तहकीकात हो तो हमारी मर्जी का जज करे। ये सब कुछ तो रोज़ा रोशन की तरह हमारे सामने अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ब्रेक पर जाना है, साथ ही मुझे हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हसन मुर्तज़ा साहब से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो हालिया चपकलिश है, क्या ये नूरा कुश्ती है, ये लड़ाई हिस्से की है या उसूल की है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ अब ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन कर लिया है हसन मुर्तज़ा साहब ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तज़ा साहब, आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चपकलिश या लड़ाई अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही है, ये लड़ाई है, ये नूरा कुश्ती है, एग्जैक्टली है क्या? हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने बड़ी तफसील से सुनी होगी। वो जो फरमा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि वो मज़े पूरे ले, तमाम ओहदे रखे हुए हैं, वो हमारे साथ हैं, लेकिन तासुर ये देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ के वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। अब हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो उनका तो अपनी ज़हनी सोच है, वो उसको जो मर्जी कहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो जो भी है वो आपके सामने है। अगर आप इसको नूरा कुश्ती समझते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कि नूरा कुश्ती में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप भी हक रखते हैं कि आप सवाल करें। तो गुजारिश ये है कि हमारी असूली सी बात है कि हम आपके हर अच्छे बुरे फैसले को ओन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मशावरत के बाद, एतमाद में लेने के बाद हम वो जिम्मेदारी लेंगे। हम उसके अलावा जो है वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। इसमें कौन सी ऐसी नूरा कुश्ती है? हम तो ओपनली कह रहे हैं कि आप
आप जिसको मशावरत या एतमाद में कहते हैं, तो बजट पे ब्रीफिंग को तो नहीं कहा जा सकता कि आपने हमें एतमाद में लिया है। उस ब्रीफिंग के अलावा अगर किसी से कोई मीटिंग हुई है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लोग थे, कुछ PMLN की तरफ से थे, दीगर इत्तेहादी जमातों की तरफ से थे, तो फिर तो हमने मशावरत में हिस्सा लिया है और हम उसकी जिम्मेदारी भी लें। और अगर हम नहीं है तो हम तो वो चीज वो नहीं करेंगे। अब चीजें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ है। हम अपने काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ सकते। आपने गंदम पर क्या किया है आज तक? सर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि मामला सिर्फ बजट का नहीं है, हमें पंजाब में स्पेस भी चाहिए। एग्जैक्टली मसला है क्या? पंजाब में स्पेस असल मसला है या बजट के ऊपर आपके एतराजात असल मसला है? अगर किसी लीडर ने किसी जगह पे कहा है तो उसका तो वही जवाब दे सकते हैं ना। अगर स्पेस का कोई कर रहे हैं तो वो किन हालात में वो गुफ्तगू हो रही थी, वो किस तनाजुर में बात हुई होगी, तो वो यकीनन हुई होगी। मैं उससे नहीं कहता कि नहीं हुई, लेकिन उसका तो अब ये नहीं ना कहा जा सकता जी कि अगर पंजाब में हम स्पेस भी मांगे कि पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलनी चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? हम इत्तेहादी हैं ना, तो इत्तेहादी जो है वो अपना हक समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट मिलनी वो चाहिए, ये कहते हैं कि आपको गलबे में हिस्सा चाहिए, आप मलबे के हिस्सेदार नहीं बन रहे। एक तो उन्हें यकीन है कि मलबा ही होगा, कोई अच्छा कोई काम नहीं निकलने वाला। आप सुन लें, मैं आपको ये सुने, खुरम दस्तगीर साहब की बात सुनाएं जी, प्रोड्यूसर साहब। कि पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि वो गलबे में तो हिस्सा सारे आईनी ओहदे जो हैं बड़े उनके पास हैं, सदर मुमलिकत भी, चेयरमैन सेनेट भी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी, दूसरा भी मुख्तलिफ वफाकी इदारों में उनका हिस्सा वो अपना ले रहे हैं। तो फिर अगर गलबे में हिस्सा लेना है तो फिर हमारी जिम्मेदारी कि उनको इस पर समझाएं कि मलबा भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, और सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आईनी ओहदे लेकर हम कहेंगे कि हम हुकूमत में जिम्मेदार नहीं है। फिर जिम्मेदारी भी उन्हें इंशाल्लाह पूरी उठानी हो। हाँ, तो हसन मुर्जा साहब वो कह रहे हैं कि आपको अगर स्पेस चाहिए, आप हिस्सा मांग रहे हैं, आपको सब कुछ चाहिए, तो फिर आप मलबे में भी हिस्सेदार बने ना। पहले तो मुझे ये बताएं, उन्हें यकीन क्यों है कि मलबा ही होगा? हमने इनके साथ इत्तेहाद किया है, हम मलबे में हिस्सेदार बनने को तैयार है, लेकिन सिर्फ मलबे में हिस्सेदार ना बने। हम चाहते हैं कि हमारे पंजाब के अंदर हमारी डेवलपमेंट हमें ना तहरीक इंसाफ ने दी कभी, ना ही हमें नून लीग की तरफ से मिली। अगर हमारे जो लोग हैं, अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि डेवलपमेंट हमें भी देनी चाहिए, तो ये हमारा हक नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि पंजाब के अंदर आपकी हर जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो फिर हमारे कहने पे गंदम के काश्तकार जो मरा है उस पर कोई कमीशन ही बना देते, उस पर कोई इंक्वायरी करवा देते। अब ये तो नहीं है ना वो कि जिनके खिलाफ आप इंक्वायरी मांग रहे हैं वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की कहानी खोल दी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। काकड़ साहब की बात कर रहा हूं, वो कैसे खोल दे? उन्होंने ना खोला तो पीपल्स पार्टी खोल देगी। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है फॉर्म। अच्छा, मुझे बताएं क्यों आप फॉर्म 45 आपने क्यों सीने से लगाए हुए हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम से कम लाहौर में जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा, जहां से अता तारड़ साहब जीते हैं, मैं नहीं यकीन कर सकता कि कोई एक ऐसा पोलिंग स्टेशन होगा जहां पर आपका पोलिंग एजेंट मौजूद ना हो, और कोई एक पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा कि जिसका फॉर्म 45 आपके पास ना हो। अब ये तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 पे बनी हुई जाली हुकूमत है। आप वो फॉर्म 45 रखकर, अगर तो इनका क्लेम गलत है, आप इनको चुप करवाएंगे तो मुल्क में फिर इसका मतलब यह है कि ये इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, और आप दुरुस्त साबित कर दें कि नहीं जनाब, अता तारड़ की सीट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। देखें हम इसके अब ये जो बात अब्बासी साहब ने की है गलबे और मलबे वाली, तो अब इसका मलबा उठाएं ना, अब इनको जवाब दे ना वो अब्बासी साहब। फॉर्म 45 हमें तो हरवा दिया गया या हम हार गए, वो तो एक चीज ही अलग है। अब जो जीता है और जो हारा है, अब साबित तो उन्होंने करना है, हमने क्या वहां पे साबित करना है? या किसकी जबान हम क्यों रोकें? वो तो कह रहे हैं ना कि मलबे में भी हिस्सा ले। अब इस मलबे का हिस्सा भी हम ले लें, ये मलबे का हिस्सा तो ले ना, वो खुद ले। सर, अपनी राय का इजहार तो कर दें, आप बता दें, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है,
यास्मीन राशिद साहिबा इलेक्शन जीती हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीते हैं? मैं क्यों बताऊं जी। देखिए आप खुद ही सर मुल्क में आग लगी हुई है, इस आग को बुझा दें। आपके पास फॉर्म 45 तो है ना? नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि सच्ची गवाही दें, सच्ची गवाही दे दें। हम जीते हैं या वो जीते हैं, देखे ना तारर वाले इशू पे सच्ची गवाही तो दे दें कम से कम। अभी तक तो वो बात कर रहे हैं गलबे और मलबे की, तो अब मलबा है ना, मलबा उठा ले। अब ये मलबा तो हमने शेयर नहीं करना, ये तो सही। उन्होंने हसन मुर्तज़ा साहब मैं आता हूं आपके पास वापस, मैं आपके पास वापस आता हूं। अब शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जाहिर है कि एक बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान पे हुकूमत करती रही है। एक वक्त था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा लगता था। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कंडक्ट है और आज ये जो लड़ाई हो रही है, इस पे आपका क्या तबसरा है? देखें, पहली बात तो यह है कि ये तो हो नहीं सकता कि उसूलों की जंग है। अगर उसूलों की जंग थी तो मुझे बता दें, गंदम स्कैंडल होकर गुजर गया, उस वक्त इनका कहाँ एहतजाज था? जिन लोगों ने देखें 400-350 बिलियन डॉलर का फ्रॉड किया, यहाँ बेईमानी की, वो जंग ज़दा वो गंदम लेकर आए, और जो अब पास्को वाले ऑक्शन कर रहे हैं वो कोई लेने को तैयार नहीं है। और अपने मुल्क के तकरीबन 800 बिलियन रुपए अपने सिर्फ पंजाब के लोगों का नुकसान हुआ है। और इसका नुकसान मज़ीद ये होगा कि अगली फसल लगाने के लिए बंदों के पास पैसे नहीं है, किसानों के पास। तीसरा नुकसान ये होगा कि जो अगला गंदम की काश्त आएगी लोग लगाएंगे नहीं, और आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी अगले साल, और जो सबसे बड़ा लॉस होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, हैविंग ए रिस्पेक्ट फॉर द पीपल्स पार्टी, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मुझे ये बता दें, गंदम स्कैंडल गुजर गया, आपने क्यों नहीं उसके ऊपर ये थ्रेट किया कि जी हम आपको नहीं सपोर्ट करेंगे? आपने कुछ नहीं किया। दुबई लीक्स आया, उसमें चूंकि ये भी उसी तरह बेनिफिशरीज थे, एक लफ्ज़ नहीं बोला किसी ने। मोहसिन नकवी आया, गुजर गया, बाकी आए, सबकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ निकली हैं, और आज तक कोई ना नैब ना FIA। मैं कहता हूँ भाई आपकी जायज़ होंगी, लेकिन कोई तहकीकात तो कर लो, पूछ तो लो किसी से कि कहाँ से पैसे लेकर गए, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लेकर गए, नहीं लेकर गए। जिसकी जायज़ है उसको क्लियर करो, जिसकी नाजायज़ है उसको तो पकड़ो। अच्छा, फिर उससे आगे जब आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बाहर जाते हो, आपके ख़ानदान के पैसे या आपका पैसा आपका बाहर रखा हो, मुझे बताएं आपके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा पैसा लाने के लिए? लेकिन इस सब कुछ के बाद मुझे ये बता दें मसला क्या है। मसला यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि जी को उसूल की लड़ाई है। उसूल की लड़ाई तो उस दिन फिर हो जाती ना कि जिस दिन ये बजट के अंदर इजलास में ना आते। सही। मसला यहाँ हिस्सादारी का है, लेकिन जिसको आपने कहा है ना नूरा कुश्ती, मसला सिर्फ दो हैं। एक ये है कि इनको पता है पीपल्स पार्टी को कि जो मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार होगा उसने तो मलबे का हिस्सा बनना ही बनना है, ढेर होना ही होना है, तो ये भी मलबे का हिस्सा बन जाएंगे। एक इनको जो डर और खौफ है। नंबर 2 हिस्से की लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 3 जो इनको असल प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो इनका असल बॉस है, जो ये इनको लिफ्ट ही नहीं कराते, ये नहीं कहते कि हाँ जी हम आपको मनाने आ गए हैं, ये एक टेलीफोन कॉल कराते हैं, चूंकि दोनों एक ही इदारे से एक ही जगह से सुबॉर्डिनेशन में हैं और वहीं से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। उनसे एक टेलीफोन आता है धमकी आमेज, और अगले दिन सारे सीधे होकर तीर की तरह खड़े हो जाते हैं। और इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये सब सीधे हो जाएंगे तीर की तरह। और मैं हसन साहब से एक सवाल करता हूँ, बात यह है अल्लाह का हुक्म है कि आप सच्ची गवाही दो। आज हमारे दरमियान फर्ज करो सही, मिलन के दरमियान मैं उनसे ब्रेक मैं 2 सीटों मुझे से ब्रेक बात पे कर जाना लेता है। हूं। हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ रहिएगा। हसन मुर्तज़ा साहब ब्रेक से वापस आए, ये गवाही वाला मामला भी पूछेंगे हसन मुर्तज़ा साहब से और हसन रजा पाशा साहब से पूछेंगे कि इतने शदीद संगीन सियासी मुआशी और कानूनी आइनी बहरान के मौजूदगी में ये हुकूमत कैसे चल सकती है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन रजा पाशा साहब, हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है, इन्वेस्टमेंट ले आए, ये मुल्क में मईशत का पहिया चल जाए। इतना शदीद आइनी कानूनी बहरान है, मुआशी बहरान है, जिसमें अब
6 जजेस के ख़त का मामला, उसके बाद आज आपने आई एम श्योर के फॉलो किया होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से जो सरगोदा ATC के जज हैं उनका मामला, उसके ऊपर जो डिसीजन सुनाया गया, ये मामला क्या चल पाएगी हुकूमत इस तरीके से? इस माहौल में हुकूमत परफॉर्म कर सकती है, चल सकती है? देखें, जहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट लाने का ताल्लुक है, मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की है। इसको जस्ट ये कह देना कि ये कोशिशें ठीक नहीं है, नाकाम हो गई हैं, अभी हम ये तयन नहीं कर सकते कि इनको कोई नाकामी हुई है। पहला जो इनका था एक मंजिल, वो थी IMF के साथ प्रोग्राम करना, वो उन्होंने वो कर दिया, खुशअस्लूबी से हो गया। नहीं सर, अभी नहीं हुआ, मिड जुलाई में होगा लॉन्ग टर्म प्लान। जी, मैं उसी पे ना, जो अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो कुछ फीडबैक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली ये हो जाना है और पहले इब्तदाई कामयाबियां इनको हो चुकी हैं। जहां तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, बाकी मुल्कों की तरफ से वादे भी पहले भी होते रहे, लेकिन शायद अभी तक टू सम एक्सटेंट वो रिलक्टेंट है, प्रैक्टिकली कोई कदम नहीं उठाया गया। MOU साइंस हुए हैं, MOU वो देख रहे हैं कि अभी बजट किस तरह जाएगा। अगर तो बजट खुशअस्लूबी से पास हो जाता है, और जो मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। ये खाम ख्याली है किसी की कि मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो कौमी असेंबली से मंजूर नहीं हो पाएगा, मंजूर हो जाएगा, और उसके सर्टन रीजंस हैं। मैं एक और रुख की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इस चीज का दूसरा रुख भी है। आप बार बार पीपल्स पार्टी और नून की आपस की जो लड़ाई है उसकी बात कर रहे हैं। क्या ये इस तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये कब शुरू की? जब बजट जिस दिन पेश होना था, तमाम तर तवज्जो पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ समेट ली, मीडिया की भी और अवाम की भी, और बजट पेश हो गया, वो मौजूद भी रहे और वो मौजूद नहीं भी रहे। और फिर अभी भी जो नौजोक जारी है, पब्लिक की नजरें और अपोजिशन की नजरें असल मसले से हटी हुई हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमती इत्तेहाद की ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त तक कि जिस खुशअस्लूबी से उन्होंने बजट सेशन का आगाज किया, अभी तक जो चल रहा है, और लग यही रहा है कि 30 जून तक ये मामला सारे इसी तरह चलते रहेंगे। इंटरेस्टिंग एंगल। मुझे इस पर जवाब लेने दें, हसन रजा पाशा साहब भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये लड़ाई डाल के तवज्जो जो है वो कर ली, तो ये तो आप फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। देखिए, पाशा साहब हक रखते हैं जी ये बात करने का। अब जैसे शोएब शाहीन साहब भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूं। उन्होंने चंद एक चीजें कही, अब मेरे से कह रहे थे कि अल्लाह का हुक्म है कि सच की गवाही दो, कौन इससे इनहराफ करता है? अल्लाह ताला ये भी तो कहता है सच्चों का साथ दो। तो सच्चे 2018 वाले जो हैं उनको सच्चा कहना क्या ये इंसाफ होगा या अदल के तकाजे पूरे होते हैं? सर 18 गुजर गया, 24 जारी है। गवाही के लिए भी वो इस चीज की ख्वाहिश कर सकते हैं कि गवाही दें, और हम इंशाअल्लाह जब भी गवाही देंगे, मेरी जात तो कम से कम सच्चे के लिए ही गवाही देगी। मैं झूठ के लिए गवाही नहीं दूंगा, ना झूठ के साथ खड़ा हो। सर कब गवाही देंगे? जब ये मामला लपेट दिया जाएगा, रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग किताबें लिखेंगे, तब पता चलेगा। आज करने का काम है, मुल्क गिरदाब में फंसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि देंगे करना, सियासतदानों ने फैसला करना है कि वो मौजू वक्त कब होगा। अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि किताबों में उसका जिक्र हो तो किताबों में कर लेंगे, लेकिन ये फैसला हमने करना है कि ये बात हमने किस वक्त करनी है और कब करनी है, उसका मौजू उसकी वजह है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, हनीफ अब्बासी साहब ने जो बयान दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये जो आपने डरावा दिया हुआ है कि हम जेल में चले जाएंगे, तो जेल में सिर्फ नून लीग की क़यादत नहीं जाएगी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ जेल में जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो सड़कों पे भी असैसिनेट हुई है। पीपल्स पार्टी को जेलों से डराने वाले क्या होते हैं? हम तो 11.5 साल जेल काट के आए हुए हैं। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि यार हमें कोई रिलीफ दे दो, हमने बाहर जाना है।
हम तो इधर ही हैं, इधर ही हमने मरना है, इधर ही रहना है, इधर ही जीना है, इसी मुल्क के साथ हमारे तो सारे मफादात हैं। पीपल्स पार्टी का क्या है, वो जेल में कह रहे हैं बिस्मिल्लाह आए चलते हैं, जो सच्चा हुआ निकल आएगा, जो झूठा हुआ अंदर रहेगा। आपने ही कल को कहना है जी कि अब हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, अब हम बीमार हो गए, हमें इलाज के लिए बाहर भेजो। हमारा इलाज तो पाकिस्तान में ही होता है। ये चीजें नहीं है जी। आप जो बात हो रही थी, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट है ना, उनके खिलाफ मुकदमे चल नहीं सकते। और सही। आप मुझे फाइनली हसन मुर्जा साहब ये बता दें कि आपके गवर्नर जो हैं वो फॉर्म 45-47 की जब वो नहीं बने थे, प्रेस क्लब ऑफ नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने फॉर्म 45-47 का मसला उठाया था। अभी उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया है, उसमें ये बात की है। कादिर मंदोखेल साहब बैठते हैं हमारे टॉक शोज़ में, वो फॉर्म 45-47 के सवाल उठाते हैं। तो ये मैं जस्ट अ कॉमेंट कि ये जो शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि आप फिर इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, गवाही क्यों नहीं देते? जरूर करेंगे, लेकिन उसका फैसला हमने करना है कि हमने कब करनी है। उसका फैसला आपने थोड़ी करना है या शुएब साहब ने थोड़ी करना है कि हमने कब करना है। ठीक है, फाइनल कमेंट्स कह रहे हैं। पहली बात तो ये है सर, फाइनल दो कमेंट्स। बातें इन्होंने की हैं। एक बात तो ये है कि 2018 की बात की है, मुझे बता दें कौन से 2018 के केस था आपका जो हमारे जिम्मे था, गवाही देने नहीं आए। दूसरी बात यह है कि आपने कब फैसला करना है, जब केस खत्म हो जाएंगे, मुकदमात खत्म हो जाएंगे, टिलोर खत्म हो जाएगा, फिर आप आएंगे और आपकी गवाही की कोई हैसियत नहीं होगी। आज आप तलब कर रहे हैं। मैं मसलन 2 केसों की बात करता हूँ। एक केस आपने सिर्फ आखिरी बात, एक आपने अता तरर वाले केस की बात की जो इनके पास फॉर्म 45 है। दूसरा नैयर बुखारी के भाई सिब्तुल हैदर बुखारी मेरे मुकद्दम मुकाबिल थे, उसके पास वही फॉर्म है जो मेरे पास है, मेरी उससे टेलीफोन पे बात हुई है। बस ठीक है, उनको कहें अपने फॉर्म लेकर आ जाएं, आपको सच पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुर्जा साहब मेरे साथ मौजूद थे, जहांगीर जदून, हसन रजा पाशा साहब, शुएब शाहीन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।